आज क्रिकेट मैच में मुझे जितनी निराशा हुई, मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकता। हमारी टीम दुश्मनों से कहीं ज़्यादा मजबूत था, मगर हमें हार हुई और वो लोग जीत का डंका बजाते हुए ट्रॉफी उड़ा ले गए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ नेतृत्व के लिए योग्यता शर्त नहीं। हम नेतृत्व के लिए धन दौलत ज़रूरी समझते हैं। हिज हाइनेस कप्तान चुने गए। क्रिकेट बोर्ड का फैसला सबको मानना पड़ा, मगर कितने दिलों में आग लगी, कितने लोगों ने हुक्मे हाकिम समझकर इस फैसले को मंजूर किया। जोश कहाँ, संकल्प कहाँ, खून की आखिरी बूंद गिरा देने का उत्साह कहाँ। हम खेले और ज़ाहिरा दिल लगाकर खेले, मगर यह सच्चाई के लिए जान देने वाले की फौज न थी। खेल में किसी का दिल न था। मैं स्टेशन पर खड़ा अपना तीसरे दर्जे का टिकट लेने की फिक्र में था कि एक युवती ने, जो अभी कार से उतरी थी, आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया और बोली, आप भी तो इसी गाड़ी से चल रहे हैं मिस्टर जफर। मुझे हैरत हुई कि यह कौन लड़की है और इसे मेरा नाम कैसे मालूम हो गया। मुझे एक पल के लिए लगा, हो सकता है कि जैसे शिष्टाचार और अच्छे आचरण की सब बातें दिमाग से गायब हो गई हो। सौंदर्य में एक ऐसी शान होती है जो बड़े बड़ों का सिर झुका देती है। मुझे अपनी तुच्छता की ऐसी अनुभूति कभी न हुई थी। मैंने निज़ाम हैदराबाद से, हिज एक्सेलेंसी वायसराय से, महाराज मैसूर से हाथ मिलाया, उनके साथ बैठकर खाना खाया, मगर यह कमजोरी मुझ पर कभी न छाई थी। बस यहाँ जी चाहता था कि अपनी पलकों से उसके पाँव चूम लूं। यह वह सलोनापन न था जिस पर हम जान देते हैं, न वह नज़ाकत जिसकी कभी लोग कस्में खाते हैं। उस जगह बुद्धि की कांति थी, गंभीरता थी, गरिमा थी, उमंग थी और थी आत्म अभिव्यक्ति की निसंकोच लालसा। मैंने सवाल भरे अंदाज से कहा, जी हाँ। यह कैसे पूछूं कि मेरी आपसे भेंट कब हुई? उसकी बेतकल्लुफ़ी कह रही थी, वह मुझसे परिचित है। मैं बेगाना कैसे बनूं? इसी सिलसिले में मैंने अपने मर्द होने का फ़र्ज़ अदा कर दिया। मेरे लिए कोई खिदमत? उसने मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ, आपसे बहुत से काम लूँगी। चलिए, अंदर वेटिंग रूम में बैठे। लखनऊ जा रहे होंगे? मैं वहीं चल रही हूँ। वेटिंग रूम आकर उसने मुझे आराम कुर्सी पर बिठाया और खुद एक मामूली कुर्सी पर बैठकर सिगरेट केस मेरी तरफ बढ़ाती हुई बोली, आज तो आपकी बॉलिंग बड़ी भयानक थी, वरना हम लोग पूरी इनिंग से हारते। मेरा ताज्जुब और बढ़ा। इस सुंदरी को क्या क्रिकेट से भी शौक है? मुझे उसके सामने आराम कुर्सी पर बैठते झिझक हो रही थी। ऐसी बदतमीजी मैंने कभी न की थी। ध्यान उसी तरफ लगा था, तबीयत में कुछ घुटन सी हो रही थी। रोगों में वह तेजी और तबीयत में वह गुलाबी नशा न था जो ऐसे मौके पर स्वभावत मुझ पर छा जाना चाहिए था। मैंने पूछा, क्या आप वही तशरीफ रखती थी? उसने अपना सिगरेट जलाते हुए कहा, जी हाँ, शुरू से आखिरी तक। मुझे तो सिर्फ आपका खेल जचा और लोग तो कुछ बेदिल से हो रहे थे और मैं उसके ये राज समझ रही थी। हमारे यहाँ लोगों में सही आदमियों को सही जगह पर रखने का मादा मादा ही नहीं है। जैसे इस राजनीतिक पस्ती ने हमारे सभी गुणों को कुचल डाला हो। जिसके पास धन है उसे हर चीज का अधिकार है। वह किसी ज्ञान विज्ञान के साहित्यिक सामाजिक जलसे का सभापति हो सकता है।
इसकी योग्यता उसमें हो या ना हो, नई इमारतों का उद्घाटन उसके हाथों कराया जाता है। बुनियादें उसके हाथ रखवाई जाती है, सांस्कृतिक आंदोलनों का नेतृत्व उसे दिया जाता है। वह कॉन्वोकेशन के भाषण पढ़ेगा, लड़कों को इनाम बाँटेगा, यह सब हमारी दास मनोवृत्ति का प्रसाद है। कोई ताज्जुब नहीं कि हम इतने नीचे और गिरे हुए हैं। जहाँ हुक्म और अख्तियार का मामला है, वहाँ तो खैर मजबूरी है, हमें लोगों के पैर चूमने ही पड़ते हैं। मगर जहाँ हम अपने स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र आचरण से काम ले सकते हैं, वहाँ भी हमारी जी हुजूरी की आदत हमारा गला नहीं छोड़ती। इस टीम का कप्तान आपको होना चाहिए था, तब देखती दुश्मन क्यों बाजी ले जाता। महाराजा साहब में इस टीम का कप्तान बनने की इतनी ही योग्यता है जितनी आप में असेंबली का सभापति बनने की या मुझ में सिनेमा एक्टिंग की। बिल्कुल वही भाव जो मेरे दिल में थी, मगर उसकी ज़बान से निकलकर कितने असरदार और कितने आँख खोलने वाले हो गए। मैंने कहा, आप ठीक कहती हैं, सचमुच यह हमारी कमज़ोरी है। आपको इस टीम में शरीक न होना चाहिए था। मैं मजबूर था। इस सुंदरी का नाम मिस हेलेन मुखर्जी है। अभी इंग्लैंड से आ रही है। यही क्रिकेट मैच देखने के लिए बम्बई उतर गई थी। इंग्लैंड में उसने डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त की है और जनता की सेवा उसके जीवन का लक्ष्य है। वहाँ उसने एक अखबार में मेरी तस्वीर देखी थी और मेरा जिक्र भी पढ़ा था। तब से वह मेरे लिए अच्छा ख्याल रखती है। यहाँ मुझे खेलते देखकर वह और भी प्रभावित हुई। उसका इरादा है कि हिंदुस्तान की एक नई टीम तैयार की जाए और उसमें वही लोग लिए जाए जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने की अधिकारी हैं। उसका प्रस्ताव है कि मैं इस टीम का कप्तान बनाया जाऊं। इसी इरादे से वह सारे हिंदुस्तान का दौरा करना चाहती है। उसके स्वर्गीय पिता D.N. मुखर्जी ने बहुत काफ़ी संपत्ति छोड़ी है और वह उसकी संपूर्ण उत्तराधिकारिणी है। उसके प्रस्ताव सुनकर मेरा सर आसमान में उड़ने लगा। मेरी जिंदगी का सुनहरा सपना इतने अप्रत्याशित ढंग से वास्तविकता का रूप ले सकेगा, यह कौन सोच सकता था। अलौकिक शक्ति में मेरा विश्वास नहीं, मगर आज मेरे शरीर का रोआ रोआ कृतज्ञता और भक्ति भावना से भरा हुआ था। मैंने उचित और विनम्र शब्दों में मिस हेलन को धन्यवाद दिया। गाड़ी की घंटी हुई। मिस मुखर्जी ने फर्स्ट क्लास की 2 टिकट मंगवाए। मैं विरोध न कर सका। मैंने मेरा लगेज उठाया, मेरा हैट खुद उठा लिया और बेधड़क एक कमरे में जा बैठी और मुझे भी अंदर बुला लिया। उसका खानसामा तीसरे दर्जे में बैठा। मेरी क्रिया शक्ति जैसे खो गई थी। मैं भगवान जाने क्यों इन सब मामलों में उसे अगुवाई करने देता था, जो पुरुष होने के नाते मेरे अधिकार की चीज थी। शायद उसके रूप, उसका बौद्धिक गरिमा, उसकी उदारता ने मुझ पर रौब डाल दिया था कि जैसे उसने कामरूप की जादूगरनियों की तरह मुझे भेड़ बना लिया हो और मेरी अपनी इच्छा शक्ति लुप्त हो गई हो। इतनी ही देर में मेरा अस्तित्व उसकी इच्छा में खो गया था। मेरे स्वाभिमान की यह मांग थी कि मैं उसे अपने लिए फर्स्ट क्लास का टिकट न मंगवाने देता और तीसरे ही दर्जे में आराम से बैठता, और अगर पहले दर्जे में बैठना था तो इतनी ही उदारता से दोनों के लिए खुद पहले दर्जे का टिकट लाता। लेकिन अभी तो मेरी क्रिया शक्ति लुप्त हो गई थी। 2 जनवरी। मैं हैरान हूँ हेलन को मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों? और यह सिर्फ दोस्ताना हमदर्दी नहीं है, इसमें मोहब्बत की सच्चाई है। दया में तो इतना
आतिथ्य सत्कार नहीं हुआ करता। और रही मेरे गुणों की स्वीकृति, तो मैं अकल में इतना खाली नहीं हूँ कि इस धोखे में पड़ूं। गुणों की स्वीकृति ज़्यादा से ज़्यादा एक सिगरेट और एक प्याली चाय पा सकती है। यह सेवा सत्कार तो मैं वहीं पाता हूँ जहाँ किसी मैच से खेलने के लिए मुझे बुलाया जाता है। तो भी वहाँ भी इतने हार्दिक ढंग से मेरा सत्कार नहीं होता। सिर्फ रस्मी खातिरदारी बरती जाती है। उसने जैसे मेरी सुविधा और मेरे आराम के लिए अपने को समर्पित कर दिया हो। मैं तो शायद अपनी प्रेमिका के सिवा और किसी के साथ इस हार्दिकता का बर्ताव न कर सकता। याद रहे, मैंने प्रेमिका कहा है, पत्नी नहीं कहा। पत्नी की हम खातिरदारी नहीं करते। उससे तो खातिरदारी करवाना ही हमारा स्वभाव हो गया है और शायद सच्चाई भी यही है। मगर फिलहाल तो मैं इन दोनों नियमतों में से एक का भी हाल नहीं जानता। उसके नाश्ते, डिनर, लंच में तो मैं शरीक शरीक था ही। हर स्टेशन पर वह डाक थी और खास स्टेशनों पर ही रुकती थी। मेवे और फल मंगवाती और मुझे आग्रहपूर्वक खिलाती। कहा कि क्या चीज़ मशहूर है इसका उसे खूब पता है। मेरे दोस्तों और घर वालों के लिए तरह-तरह के तोहफ़े खरीदे, मगर हैरत यह है कि मैंने एक बार भी उसे मना न किया। मना क्यों करता? मुझसे पूछ कर तो लाती नहीं। जब वह एक चीज़ लाकर मोहब्बत के साथ मुझे भेंट करती है तो मैं कैसे इनकार करूँ? खुदा जाने क्यों मैं मर्द होकर भी उसके सामने औरत की तरह शर्मीला, कम बोलने वाला हो जाता हूँ कि जैसे मेरे मुँह में ज़बान ही नहीं। दिन की थकान की वजह से रात भर मुझे बेचैनी रही। सर में हल्का-सा दर्द था, मगर मैंने इस दर्द को बढ़ाकर कहा, अकेला होता तो शायद इस दर्द की ज़रा भी वाह न करता, मगर आज उसकी मौजूदगी में मुझे उस दर्द को ज़ाहिर करने में मज़ा आ रहा था। वह मेरे सर में तेल की मालिश करने लगी और मैं खामख़ा निढाल हुआ जाता था। मेरी बेचैनी के साथ उसकी परेशानी बढ़ती जाती थी। मुझे बार-बार पूछती, अब दर्द कैसा है? और मैं अनमने ढंग से कहता, अच्छा हूँ। उसकी नाज़ुक हथेलियों के स्पर्श से मेरे प्राणों में गुदगुदी होती थी। उसका वह आकर्षक चेहरा मेरे सर पर झुका है, उसकी गर्म सांसें मेरे माथे को चूम रही हैं और मैं गोया जन्नत के मज़े ले रहा हूँ। मेरे दिल में अब उस पर फ़तेह पाने की ख्वाहिश झ झकोले ले रही है। मैं चाहता हूँ वह मेरे नाज़ उठाए। मेरी तरफ से कोई ऐसी पहल न होनी चाहिए जिससे वह समझ जाए कि मैं उस पर लट्टू हो गया हूँ। 24 घंटे के अंदर मेरी मनःस्थिति में कैसे यह क्रांति हो जाती है, मैं क्यों कर प्रेम के प्रार्थी से प्रेम का पात्र बन जाता हूँ। वह बदस्तूर उसी तल्लीनता से मेरे सिर पर हाथ रखे बैठी हुई है। तब मुझे उस पर रहम आ जाता है और मैं भी उस एहसास से बरी नहीं हूँ, मगर इस माशूक़ी में आज तो लुत्फ़ आया, उस पर आशिकी न्योछावर है। मोहब्बत करना गुलामी है, मोहब्बत किया जाना बादशाहत। मैंने दया दिखलाते हुए कहा, आपको मेरी वजह से बड़ी तकलीफ़ हुई। उसने उमंग कर कहा, मुझे क्या तकलीफ हुई? आप दर्द से बेचैन थे और मैं बैठी थी। काश यह दर्द मुझे हो जाता। मैं 7वें आसमान पर उड़ा जा रहा था। 5 जनवरी, कल शाम को हम लखनऊ पहुंच गए। रास्ते में हेलेन से सांस्कृतिक, राजनीतिक और साहित्यिक प्रश्नों पर खूब बातें हुई। ग्रेजुएट तो भगवान की दया से मैं भी हूँ और तब से फुर्सत के वक्त किताबें भी देखता ही रहा हूँ, विद्वानों के संगत में भी बैठा हूँ, लेकिन उसके ज्ञान के विस्तार के आगे कदम-कदम पर मुझे अपनी हीनता का बोध होता था। हर एक प्रश्न पर उसकी अपनी राय है और मालूम होता है कि उसने छानबीन के बाद वह राय कायम की है।
उसके विपरीत मैं उन लोगों में हूँ जो हवा के साथ उड़ते हैं, जिनके क्षणिक प्रेरणाएँ उलट-पुलट कर रख देती हैं। मैं कोशिश करता था कि किसी तरह उस पर अपनी अक्ल का सिक्का जमा दूँ, मगर उसके दृष्टिकोण मुझे बेज़बान कर देते थे। जब मैंने देखा कि ज्ञान-विज्ञान की बातों में उससे न जीत सकूँगा, तो मैंने एबीसीनिया और इटली की लड़ाइयाँ का ज़िक्र छेड़ दिया, जिस पर मैंने अपनी समझ में बहुत कुछ पढ़ा था, और इंग्लैंड और फ्रांस ने इटली पर दबाव डाला है, उसकी तारीफ़ में मैंने अपनी वाक शक्ति खर्च कर दी। उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आपका यह ख़्याल है कि इंग्लैंड और फ्रांस सिर्फ़ इंसानियत और कमज़ोर की मदद करने की भावना से प्रभावित हो रहे हैं, तो आपकी गलती है। उनकी सामाजिक लिप्सा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती कि दुनिया की कोई दूसरी ताकत फले-फूले। मुसोलिनी वही कर रहा है जो इंग्लैंड ने कितनी ही बार किया है, आज भी कर रहा है। यह सारा बहुरूपियापन सिर्फ़ एबिसिनिया में व्यावसायिक सुविधा प्राप्त करने के लिए है। इंग्लैंड को अपने व्यापार के लिए बाज़ारों की ज़रूरत है, अपनी बढ़ती हुई आबादी के लिए ज़मीन के टुकड़े की ज़रूरत है, अपने शिक्षितों के लिए ऊँचे पदों की ज़रूरत है, तो इटली को क्यों न हो? इटली जो कुछ कर रहा है ईमानदारी के साथ एलानिया कर रहा है। उसने कभी दुनिया के सब लोगों के साथ भाईचारे का डंका नहीं पीटा, कभी शांति का राग नहीं अलापा। वह तो साफ कहता है कि संघर्ष ही जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य की उनती लड़ाई लड़ाई ही के ज़रिए होती हैं। आदमी के अच्छे गुण लड़ाई के मैदान में ही खुलते हैं। सबकी बराबरी के दृष्टिकोण को वह पागलपन रहता है। वह अपना शुमार भी उन्हें बड़ी कौमों में करता है। उन्हें रंगीन आबादियाँ पर हुकूमत करने का हक है। इसलिए हम उसकी कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं। इंग्लैंड ने हमेशा धोखेबाज़ी से काम लिया है, हमेशा एक राष्ट्र के विभिन्न तत्वों में भेद डालकर या उनके आपसी विरोधों को राजनीति के आधार बनाकर उन्हें अपना पिछलग्गू बनाया है। मैं तो चाहती हूँ कि दुनिया में इटली, जापान और जर्मनी खूब तरक्की करें और इंग्लैंड को आधिपत्य टूटे। कभी तभी दुनिया में असली जनतंत्र और शांति पैदा होगी। वर्तमान सभ्यता पर जब तक मिट न जाएगी, दुनिया में शांति का राज्य न होगा। कमज़ोर कौमों को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं, उसी तरह जिस तरह कमज़ोर पौधे को सिर्फ़ इसलिए इसलिए नहीं कि उसका अस्तित्व स्वयं उनके लिए कष्ट का कारण है, बल्कि इसलिए कि वही दुनिया के इस झगड़े और रक्तपात के लिए ज़िम्मेदार है। मैं भला क्यों इस बात से सहमत होने लगा? मैंने जवाब तो दिया और इन विचारों को इतने ही ज़ोरदार शब्दों में खंडन भी किया, मगर मैंने देखा कि इस मामले में वह संतुलित बुद्धि से काम नहीं लेना चाहती या नहीं ले सकती। स्टेशन पर उतरते ही मुझे यह फ़िक्र सवार हुई कि हेलन का अपना मेहमान कैसे बनाऊँ? अगर होटल में ठहराऊँ तो भगवान जाने अपने दिल में क्या कहे। अगर अपने घर ले जाऊँ तो शर्म मालूम होती है। वहाँ ऐसी रुचि संपन्न और अमीरों जैसे स्वभाव वाली युवती के लिए सुविधा की क्या सामग्रियाँ हैं। यह संयोग की बात है कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलने लगा और पढ़ना लिखना छोड़-छाड़ कर उसी का हो गया और एक स्कूल का मास्टर हूँ, मगर घर की हालत बदस्तूर है। वही पूरा अंधेरा, टूटा-फूटा मकान, तंग गली, वही पुरानी रंग-ढंग, वही पुराना ढच्चर। अम्मा तो शायद हेलेन को घर में कदम ही न रखने दें, और यहाँ तक नौबत ही क्यों आने लगी, हेलेन खुद दरवाजे से भागेगी। काश आज अपना मकान होता सजा-संवरा, मैं इस काबिल होता कि हेलेन की मेहमानदारी कर सकता। इससे ज़्यादा खुशनसीबी और क्या हो सकती थी, लेकिन बेसरो सामने का बुरा हो। मैं यही सोच रहा था कि हेलेन ने कुली से असबाब उठवाया और बाहर आकर एक टैक्सी बुला ली। मेरे लिए इस टैक्सी में
जाने के सिवा दूसरा चारा क्या बाकी रह गया था। मुझे यकीन है अगर मैं उसे अपने घर ले जाता तो उस बेसरो सामनी के बावजूद वह खुश होती। हेलेन रुचि संपन्न है मगर नखरेबाज नहीं है। वह हर तरह के आजमाइश और तजुर्बे के लिए तैयार रहती है। हेलेन शायद आजमाइशों को और नागवार तजुर्बों को बुलाती है मगर मुझ में यह कल्पना है न वह साहस। उसने जरा गौर से मेरा चेहरा देखा होता तो उसे मालूम हो जाता कि उस पर कितनी शर्मिंदगी और कितनी बेचारगी झलक रही थी, मगर शिष्टाचार का निभाना तो ज़रूरी था। मैंने आपत्ति की, मैं तो आपको अपना मेहमान बनाना चाहता था, मगर आप उल्टा मुझे होटल के लिए लिए जा रही हैं। उसने शरारत से कहा, इसलिए कि आप मेरे काबू से बाहर ना हो जाएं। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होती कि आपकी आतिथ्य सत्कार का आनंद उठाओ, लेकिन प्रेम ईर्ष्यालु होता है, यह आपको मालूम है। वहाँ आपके इष्ट मित्र आपके वक्त का बड़ा हिस्सा लेंगे। आपको मुझसे बात करने का वक्त ही नहीं मिलेगा और मर्द आमतौर पर कितने बेमुरब्बत और जल्द भूल जाने वाले होते हैं, इसका मुझे अनुभव हो चुका है। मैं तुम्हें एक क्षण के लिए भी अलग नहीं छोड़ सकती। मुझे अपने सामने देखकर तुम मुझे भूलना भी चाहो तो नहीं भूल सकते। मुझे अपनी इस खुशनसीबी पर हैरत ही नहीं बल्कि ऐसा लगने लगा कि जैसे सपना देख रहा हूँ। जिस सुंदरी की एक नज़र पर मैं अपनी को कुर्बान कर सकता, वह इस तरह मुझसे मोहब्बत का इजहार करे। मेरा तो जी चाहता है कि इसी बात पर उनके कदमों को पकड़कर सीने से लगा लूं और आंसुओं से तर कर दूं। होटल में पहुंचे। मेरा कमरा अलग था। खाना हमने साथ खाया और थोड़ी देर तक वहीं हरी हरी घास पर टहलते रहे। खिलाड़ियों को कैसे चुना जाए, यही सवाल था। मेरा जी तो यही चाहता था कि सारी रात उसके साथ टहलता रहूं, लेकिन उसने कहा, आप अब आराम करें, सुबह बहुत काम है। मैं अपने कमरे में जाकर लेट रहा मगर सारी रात नींद नहीं आई। हेलेन का मन अभी तक मेरी आंखों से छिपा हुआ था। हर क्षण वह मेरे लिए पहेली होती जा रही थी। 12 जनवरी, आज दिन भर लखनऊ की क्रिकेटरों का जमाव रहा। हेलेन दीपक थी और पतंगे उसके गिर्द मंडरा रहे थे। यहाँ से मेरे अलावा 2 लोगों का खेल हेलेन को बहुत पसंद आया, ब्रिजेंद्र और शादी। हेलेन उन्हें ऑल इंडिया टीम में रखना चाहती थी। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों इस फन के उस्ताद हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह शुरुआत की है उससे तो यही मालूम होता है कि वह क्रिकेट खेलने नहीं अपनी किस्मत की बाजी खेलने आए हैं। हेलेन किस मिजाज की औरत है यह समझना मुश्किल है। विजेंद्र मुझसे ज़्यादा सुंदर है, यह मैं भी स्वीकार करता हूँ। रहन सहन से पूरा साहब है, लेकिन पक्का सौदा लॉफर। मैं नहीं चाहता कि हेलेन उससे किसी तरह संबंध रखे। अदब तो उसे छू नहीं गया। बदजबान परले सिरे का बेहुदा गंदे मजाक बातचीत का ढंग नहीं और मौके महल की समझ नहीं। कभी कभी हेलेन से ऐसे मतलब भरे इशारे कर जाता है कि मैं शर्म से सिर झुका लेता हूँ, लेकिन हेलेन को शायद उसका बाजारूपन, उसका छिछोरापन महसूस नहीं होता। नहीं, वह शायद उसके गंदे इशारों का मजा लेती है। मैंने कभी उसके माथे पर शिकन नहीं देखी। यह मैं नहीं कहता कि वह हंसमुखपन को इस बुरी कोई बुरी चीज है। न जिंदा दिली का मैं दुश्मन हूँ, लेकिन एक लेडी के साथ तो अदब और कायदे का लिहाज रखना ही चाहिए। सादिक एक प्रतिष्ठित कुल का दीपक है, बहुत ही शुद्ध आचरण, यहाँ तक कि उसे ठंडे स्वभाव का भी कह सकते हैं। बहुत घमंडी, देखने में चिड़चिड़ा, लेकिन अब वह भी शहीदों में दाखिल हो गया है। कल आप हेलेन को अपनी शेर सुनाते रहे और वह खुश होती रही। मुझे तो इन शेरों में कुछ मज़ा ना आया। इससे पहले मैंने इन हज़रत को कभी शायरी करते नहीं देखा। यह मस्ती कहाँ से फट पड़ी है।
रूप में जादू की ताकत है और क्या कहूँ। इतना भी ना सूझा कि उसे शेर ही सुनाता तो हसरत या जिगर या जोश के कलाम में 2-4 शेर याद कर लेता। हेलन हेलन का कलाम पर थोड़े ही बैठी हैं। आपको शेर करने की क्या ज़रूरत? मगर यही बात उनसे कह दूँ तो बिगड़ जाएगा। समझेंगे मुझे जलन हो रही है। मुझे क्यों जलन होने लगी? हेलेन की पूजा करने वाले मैं में एक मैं ही हूँ। हाँ, इतना ज़रूर चाहता हूँ कि वह अच्छे-बुरे की पहचान कर सके। हर आदमी की बेतकल्लुफ़ी मुझे पसंद नहीं, मगर हेलेन की नज़रों में सब बराबर हैं। वह बारी-बारी से सबको अलग-अलग हो जाती और सबसे प्रेम करती। किसकी ओर ज़्यादा झुकी है यह फैसला करना मुश्किल है। सादिक की धन-संपत्ति से वह ज़रा भी प्रभावित नहीं जान पड़ती। कल शाम को हम लोग सिनेमा देखने गए थे। सादिक ने आज असाधारण उदारता दिखाई। जेब से वह रुपया निकाल कर सबके लिए टिकट लेने चले। मियाँ सादिक जो इस अमीरी के बावजूद तंग-दिल आदमी है, मैं तो कंजूस कहूँगा। हेलेन ने उसकी उदारता को जगा दिया है, मगर हेलेन ने उन्हें रोक लिया और खुद अंदर जाकर सबके लिए टिकट लाई। और यूँ भी वह इतनी बेदर्दी से रुपया खर्च करती है कि मियाँ सादिक के छक्के छूट जाते हैं। जब उनका हाथ जेब में जाता है, हेलेन के रुपए काउंटर पर पहुँच जाते हैं। कुछ भी हो, मैं तो हेलेन के स्वभाव ज्ञान पर जान देता हूँ। ऐसा मालूम होता है वह हमारी फरमाइशों का इंतज़ार करती रहती है और उनको पूरा करने में उसे ख़ास मज़ा आता है। सादिक साहब को उसने अलग भेंट कर दिया तो यूरोप के दुर्लभ चित्रों की अनुकृतियों का संग्रह है और जो उसने यूरोप की तमाम चित्रशालाओं में जाकर खुद इकट्ठा किया है। उसकी आँखें कितनी सौंदर्य प्रेमी हैं। विजेंद्र जब शाम को अपना नया सूट पहन कर आया, जो उसने अभी सिलाया है, तो हेलेन ने मुस्कुराकर कहा, देखो कहीं नज़र न लग जाए तुम्हें। आज तो तुम दूसरे यूसुफ बने हुए हो। विजेंद्र बाग-बाग हो गया। मैंने जब लय के साथ अपनी ताज़ा गज़ल सुनाई तो वह एक-एक शेर पर उछल-उछल पड़ी। अद्भुत काव्यमर्क है। मुझे अपनी कविता रचना पर इतनी खुशी कभी नहीं हुई, मगर तारीफ़ जब सबका बुलावा हो जाए तो उसकी क्या कीमत। मियाँ सादिक को कभी अपनी सुंदरता का दावा नहीं हुआ। भीतरी सौंदर्य से आप जितने मालामाल हैं, बाहरी सौंदर्य में उतने ही कंगाल। मगर आज शराब के दौर में जो ही उनकी आँखों में सुर्खी आई, हेलेन ने प्रेम से पगे हुए स्वर में कहा, भई तुम्हारी ये आँखें तो जिगर के पार हुई जाती है। और सादिक साहब उस वक़्त उसके पैरों पर गिरते-गिरते रुक गए। लज्जा बाधक हुई। उनकी आँखों की ऐसी तारीफ़ शायद ही किसी ने की हो। मुझे कभी अपने रूप, रंग, चाल-ढाल की तारीफ़ सुनने को नहीं हुआ कि मैं खूबसूरत हूँ या जानता कि हेलेन का यह सब सत्कार कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन अब मुझे भी यह बेचैनी होने लगी कि देखो मुझ पर क्या इनायत होती है। कोई बात न थी, मगर मैं बेचैन रहा। जब मैं शाम को यूनिवर्सिटी ग्राउंड से खेल की प्रैक्टिस करके आ रहा था तो मेरे ये बिखरे हुए बाल कुछ और ज़्यादा बिखर गए थे। उसने आसक्त नेत्रों से देखकर फ़ौरन कहा, तुम्हारी इन बिखरी हुई जुल्फ़ों पर निसार होने का जी चाहता है। मैं निहाल हो गया। दिल में क्या-क्या तूफ़ान उठे कह नहीं सकता, मगर खुदा जाने क्यों हम तीनों में से एक भी उसकी किसी अंदाज़ या रूप की प्रशंसा शब्दों में नहीं कर पाता। हमें लगता था कि हमें ठीक शब्द नहीं मिलते। जो कुछ हम कह सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्रभावित हैं। कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती। 1 फ़रवरी हम दिल्ली आ गए। इस बीच में मुरादाबाद, नैनीताल, देहरादून वगैरह जगहों के दौरे किए, मगर कहीं कोई खिलाड़ी न मिला। अलीगढ़ और दिल्ली से कई अच्छे खिलाड़ियों के मिलने की उम्मीद है, इसलिए हम लोग वहाँ कई दिन रहेंगे।
11 पूरी होते ही हम लोग बम्बई आ जाएंगे और वहाँ 1 महीने प्रैक्टिस करेंगे। मार्च में ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ से रवाना होगी। तब तक एक हिंदुस्तान से सारे पहले से निश्चित मैच खेल चुकी होगी। हम उससे आखिरी मैच खेलेंगे और खुदा ने चाहा तो हिंदुस्तान की सारी शिकस्तों का बदला चुका देंगे। सादिक और विजेंद्र भी हमारे साथ घूमते रहे। मैं तो चाहता था कि ये लोग आए, मगर हेलेन को शायद प्रेमियों के जमघट में मजा आता है। हम सब के सब एक ही होटल में हैं और सब हेलेन के मेहमान हैं। स्टेशन पर पहुंचे तो सैकड़ों आदमी हमारा स्वागत करने के लिए मौजूद थी। कई औरतें भी थी, लेकिन हेलेन को ना मालूम क्यों औरतों से आपत्ति है। उनकी संगत से भागती है, खासकर सुंदर औरतों की छाया से भी दूर रहती है। हालांकि उसे किसी सुंदरी से जलने की कोई कारण नहीं है, यह मानते हुए भी कि हुस्न उस पर खत्म ही नहीं हो गया। उसमें आकर्षण के ऐसे तत्व मौजूद हैं कि कोई परी भी उसके मुकाबले में नहीं खड़ी हो सकती। नख सिख ही तो सब कुछ नहीं है। रुचि का सौंदर्य, बातचीत का सौंदर्य, अदाओं का सौंदर्य भी तो कोई चीज है। प्रेम उसके लिए दिल में है या नहीं खुदा जाने, लेकिन प्रेम के प्रदर्शन में वह बेजोर है। दिल जो और नाज नाज़दारी के फन में हम जैसे दिलदारों को भी उसमें शर्मिंदा होना पड़ता है। शाम को हम लोग नई दिल्ली की सैर को गए। दिलकश जगह है, खुली हुई सड़कें, जमीन के खूबसूरत टुकड़े, सुहानी रवि से उसको बनाने में सरकार ने बेदर्गे रुपए खर्च किया है और बेजरूरत यह रकम रियाया की भलाई पर खर्च की जा सकती थी, मगर इसको क्या कीजिएगा कि जनसाधारण जिसके निर्माण से जितने प्रभावित हैं, उतनी अपनी भलाई की किसी योजना से ना होते। आप 10-5 मदरसे ज़्यादा खोल देते या सड़कों की मरम्मत में या खेती की जांच पड़ताल में इस रुपए को खर्च कर देते, मगर जनता को शान शौकत धन वैभव से आज भी जितना प्रेम है, उतना आपके रचनात्मक कामों से नहीं है। बादशाह की जो कल्पना उसके रोम रोम में धुल गई है, वह अभी सदियों तक न मिटेगी। बादशाह के लिए शान शौकत जरूरी है, पानी की तरह रुपया बहाना जरूरी है। किफायतसार या कंजूस बादशाह, चाहे वह एक एक पैसा प्रजा की भलाई के लिए खर्च करे, इतना लोकप्रिय नहीं हो सकता। अंग्रेज मनोविज्ञान के पंडित हैं। अंग्रेज ही क्यों, हर एक बादशाह जिसने अपने बाहुबल और अपनी बुद्धि से यह स्थान प्राप्त किया है, स्वभावत मनोविज्ञान का पंडित होता है। इसके बगैर जनता पर उसे अधिकार क्यों क्यों कर प्राप्त होता है। खैर, यह तो मैंने यूं ही कहा। मुझे ऐसा अंदेशा हो रहा है, शायद हमारी टीम सपना ही रह जाए। अभी से हम लोगों में अनबन रहने लगी है। बृजेंद्र कदम कदम पर मेरा विरोध करता है। मैं आम कहूँ तो वह अदब अदब कर इमली कहेगा और हेलन को उससे प्रेम है। जिंदगी के कैसे कैसे मीठे सपने देखने लगा था, मगर विजेंद्र कृतज्ञ स्वार्थी विजेंद्र मेरी जिंदगी तबाह किए डालता है। हम दोनों हेलेन के प्रिय पात्र नहीं रह सकते, यह तय बात है। एक को मैदान से हटना पड़ेगा। 7 फरवरी, शुक्र है दिल्ली में हमारा प्रयत्न सफल हुआ। हमारी टीम में 3 नए खिलाड़ी जुड़े, जाफर, मेहरा और अर्जुन सिंह। आज उनके कमाल देखकर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटरों की धाक मेरे दिल से जाती रही। तीनों गेंद फेंकते हैं। जाफर अचूक गेंद फेंकता है, मेहरा सब्र की आजमाइश करता है और अर्जुन बहुत चालाक है। तीनों दृढ़ स्वभाव के लोग हैं, निगाह के सच्चे अकथ। अगर कोई इंसाफ से पूछे तो मैं कहूँगा कि अर्जुन मुझसे बेहतर खेलता है। वह 2 बार इंग्लैंड को आया है, अंग्रेजी रहन सहन से परिचित है और मिजाज
पहचानने वाला भी अव्वल दर्जे का है। सभ्यता और आचार का पुतला है। बृजेंद्र का रंग फीका पड़ गया। अब अर्जुन पर खास कृपा दृष्टि है और अर्जुन पर फतह पाना मेरे लिए आसान नहीं। मुझे तो डर है वह कहीं मेरी राह का रोड़ा न बन जाए। 25 फरवरी हमारी टीम पूरी हो गई। 2 प्लेयर हमें अलीगढ़ से मिले, 3 लाहौर से और 1 अजमेर से। और कल हम बम्बई आ गए। हमने अजमेर, लाहौर और दिल्ली में वहाँ की टीमों से मैच खेले और उन पर बड़ी शानदार फतह पाई। आज बम्बई की हिंदू टीम से हमारा मुकाबला है और मुझे यकीन है कि मैदान हमारे हाथ रहेगा। अर्जुन हमारी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है और हेलेन उसकी इतनी खातिरदारी करती है, लेकिन मुझे जलन नहीं होती। इतनी खातिरदारी तो मेहमान की की ही जा सकती है। मेहमान से क्या डर। मजे की बात यह है कि हर व्यक्ति अपने को हेलेन को कृपा पात्र समझता है और उससे अपनी नाज उठवाता है। अगर किसी के सिर में दर्द है तो हेलेन का फर्ज है कि उसकी मिजाज फुर्शी करे, उसके सर में चंदन तक घिसकर लगा दे। मगर उसके साथ ही उसका रौब हर एक के दिल पर इतना छाया हुआ है कि उसके किसी काम की कोई आलोचना करने का साहस नहीं कर सकता। सबके सब उसकी मर्जी के गुलाम हैं। वह अगर सबके नाज उठाती है तो हुक्म भी हर एक पर करती हैं। सामियाने में एक से एक सुंदर औरतों का जमघट है, मगर हेलेन के कैदियों की मजाल नहीं कि किसी की तरफ देखकर मुस्कुरा भी सके। हर एक के दिल पर ऐसा डर रहता है कि जैसे वह हर जगह पर मौजूद है। अर्जुन ने एक मिस परियु ही कुछ नजर डाली थी। हेलेन ने ऐसी प्रलय की आंख से उसे देखा कि सरदार साहब का रंग उड़ गया। हर एक समझता है कि वह उसकी तकदीर की मालकिन है और उसे अपनी तरफ से नाराज करके वह शायद जिंदा न रह सकेगा। औरों की तो मैं क्या कहूँ, मैंने ही गोया अपने को उसके हाथों बेच दिया है। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मुझ में कोई ऐसी चीज खत्म हो गई है जो पहले मेरे दिल में डाह की आग सी जला दिया करती थी। हेलेन अब किसी से बोले, किसी से प्रेम की बातें करे, मुझे गुस्सा नहीं आता। दिल पर चोट लगती जरूर है, मगर इसका इजहार अकेले में आंसू बहाकर करने को जी चाहता है। वह स्वाभिमान कहाँ गायब हो गया नहीं कह सकता। अभी उसकी नाराजगी से दिल के टुकड़े हो गए थे कि एकाएक उसकी एक उचकती हुई सी निगाह ने या एक मुस्कुराहट ने गुदगुदी पैदा कर दी। मालूम नहीं उसमें वह कौन सी ताकत है जो इतने हौसलामंद नौजवान दिलों पर हुकूमत कर रही है। उसे बहादुरी कहूँ, चालाकी और फुर्ती कहूँ, हम सब जैसे उसके हाथों की कठपुतलियाँ हैं। हम में अपनी कोई साखियत, कोई हस्ती नहीं है। उसने अपने सौंदर्य से, अपनी बुद्धि से, अपने धन से और सबसे ज़्यादा सबको समेट सकने की अपनी ताकत से हमारे दिलों पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। 1 मार्च कल ऑस्ट्रेलिया की टीम से हमारा मैच खत्म हो गया। 50,000 से कम तमाशियों की भीड़ न थी। हमने पूरी इनिंग से उनको हराया और देवताओं की तरह पूजी। हम में से हर एक ने दिलोजन से काम किया और सभी यकसा तौर पर फूल हुए थे। मैच खत्म होते ही शहर वालों की तरफ से हमें एक शानदार पार्टी दी गई। ऐसी पार्टी तो शायद वायसराय के सम्मान में भी न दी जाती होगी। मैं तो तारीफों और बधाइयों के बोझ से दब गया। मैंने 44 रनों में 5 खिलाड़ियों का सफाया कर दिया था। मुझे खुद अपने भयानक गेंद फेंकने पर अचरज हो रहा था। जरूर कोई अलौकिक शक्ति हमारा साथ दे रही थी। इस भीड़ में बम्बई का सौंदर्य अपनी पूरी शानदार और रंगीनी के साथ चमक रहा था और मुझे दावा है कि सुंदरता की दृष्टि से यह शहर जितना भाग्यशाली है, दुनिया का कोई दूसरा शहर शायद ही हो।
मगर हेलेन इस भीड़ में भी सबकी दृष्टियों का केंद्र बनी हुई थी। यह ज़ालिम महज़ हसीन नहीं है, मीठी बोलती भी है और उसकी अदाएँ भी मीठी हैं। सारे नौजवान परवानों की तरह उस पर मंडराते रहते हैं। एक से एक खूबसूरत मंचले और हेलेन उनकी भावनाओं से खेल रही थी, उसी तरह जैसे वह हम लोगों की भावनाओं से खेला करती थी। महाराज राजकुमार जैसा सुंदर जवान मैंने आज तक नहीं देखा। सूरज से रौब टपकता है, उनके प्रेम ने कितनी सुंदरियों का दिल दुखा दुखा दिया है कौन जाने। मर्दाना दिलकशी का जादू सा बिखेरता चलता है। हेलेन उनसे भी वैसे ही आज़ाद बेतकल्लुफ़ी से मिली जैसे दूसरे हज़ारों नौजवानों से। उनके सौंदर्य का, उनकी दौलत का उस पर कोई ज़रा-सा भी असर न था। ना जाने इतना गर्व, इतना स्वाभिमान उसमें कहाँ से आया। कभी नहीं डगमगाती, कभी रौब में नहीं आती, कभी किसी की तरफ नहीं झुकती। वही हँसी मज़ाक है, वही प्रेम का दर्शन। किसी के साथ कोई विशेषता नहीं, दिलजोई सबकी मगर उसी बेपरवाही की शान के साथ। हम लोग सैर करके कोई 10 बजे रात को होटल पहुँचे तो सभी ज़िंदगी के नए सपने देख रहे थे। सभी के दिलों में एक धुक-धुकी सी हो रही थी कि देखें जब क्या होता है। आशा और भय ने सभी के दिलों में एक तूफान सा उठा रखा था। गोया आज हर हर एक के जीवन की एक स्मरणीय घटना होने वाली है। जब क्या प्रोग्राम है किसी को खबर न थी। सभी ज़िंदगी के सपने देख रहे थे। हर एक के दिल पर एक पागलपन सवार था। हर एक को यकीन था कि हेलेन की दृष्टि उस पर है, मगर यह अंदेशा भी हर एक के दिल में था कि खुदा न खास्ता कहीं हेलेन ने बेवफाई की तो यह जान उसके कदमों पर रख देगा। यहाँ से जिंदा घर जाना कयामत था। उसी वक्त हेलेन ने मुझे अपने कमरे में बुला भेजा। जाकर देखता हूँ तो सभी खिलाड़ी जमा हैं। हेलेन उस वक्त अपनी शरबती बिलदार साड़ी में आंखों में चकाचौंध पैदा कर रही थी। मुझे उस पर झुंझलाहट हुई। इस आम मजमे में मुझे बुलाकर कवायद कराने की क्या ज़रूरत थी। मैं तो खास बर्ताव का अधिकारी था। मैं भूल रहा था कि शायद इसी तरह उनमें से हर एक अपने को खास बर्ताव का अधिकारी समझता हो। हेलेन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, दोस्तों, मैं कह नहीं सकती कि आप लोगों की कितनी कृतज्ञ हूँ और आपने मेरी ज़िंदगी की कितनी बड़ी आरज़ू पूरी की है। आप में से किसी को मिस्टर रत्नलाल की याद आती है? रत्नलाल, उसे भी कोई भूल सकता है? वह जिसने पहली बार हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को इंग्लैंड की धरती पर अपने जौहर दिखाने का मौका दिया, जिसने अपने लाखों रुपयों इस चीज़ की नज़र किए और आखिरी बार की पराजयों से निराश होकर वही इंग्लैंड में आत्महत्या कर ली। उसकी वह सूरत अब भी हमारी आंखों के सामने फिर रही है। सबने कहा, खूब अच्छी तरह। अभी बात ही की दिन की है। आज इस शानदार कामयाबी पर मैं आपको बधाई देती हूँ। भगवान ने चाहा तो अगले साल हम इंग्लैंड का दौरा करेंगे। आप अभी से इस मोर्चे के लिए तैयारियां कीजिए। लुफ्त जो जब है कि हम वहाँ एक मैच भी न हारे, मैदान बराबर हमारे हाथ रहे। दोस्तों, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो काम किया जाता है, उसी का नाम ज़िंदगी है। हमें कामयाबी वही होती है जहाँ हम अपने पूरे हौसले से काम में लगे हों। वही लक्ष्य हमारा स्वप्न हो, हमारा प्रेम हो, हमारे जीवन का केंद्र हो। हमें और उस लक्ष्य के बीच में और कोई इच्छा, कोई आरज़ू दीवार की तरह खड़ी ना हो। माफ़ कीजिएगा, आपने अपने लक्ष्य के लिए जीना नहीं सीखा। आपके लिए क्रिकेट सिर्फ एक मनोरंजन है, आपको उससे प्रेम नहीं। इसी तरह हमारे सैकड़ों दोस्त हैं जिनका दिल कहीं और होता है, दिमाग कहीं और वह सारी ज़िंदगी का नाकाम रहते हैं। आपके लिए मैं
ज़्यादा दिलचस्पी की चीज़ थी। क्रिकेट तो सिर्फ़ मुझे खुश करने का ज़रिया था। फिर भी आप कामयाब हुए। मुल्क में आप जैसे हज़ारों नौजवान हैं, जो अगर किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जीना और मरना सीख जाए तो चमत्कार कर दिखाए। जाइए और वह कमाल हासिल कीजिए। मेरा रूप और मेरी रातें वासना का खिलौना बनने के लिए नहीं हैं। नौजवानों की आँखों को खुश करने और उनके दिलों में मस्ती पैदा करने के लिए जीना मैं शर्मनाक समझती हूँ। जीवन का लक्ष्य इससे कहीं ऊँचा है। सच्ची ज़िंदगी वही है जहाँ हम अपने लिए नहीं सबके लिए जीते हैं। हम सब सिर झुकाए सुनते रहे और झल्लाते रहे। हेलेन कमरे से निकलकर कार पर जा बैठी। उसने अपनी रवानगी का इंतज़ाम पहले ही कर लिया था। इसके पहले कि हमारे होश-हवास सही हो और हम परिस्थिति समझे वह जा चुकी थी। हम सब हफ्ते भर तक बम्बई की गलियों, होटलों, बंगलों की खाक छानते रहे, लेकिन हेलेन कहीं न थी और ज़्यादा अफ़सोस यह है कि उसने हमारी ज़िंदगी का जो आइडियल रखा, वह हमारी पहुँच से ऊँचा है। हेलेन के साथ हमारी ज़िंदगी का सारा जोश और उमंग ख़त्म हो गई।